हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद श्रीजा। फ्रेंड्स, बायोलॉजी को स्टडी करने का सबसे बेस्ट वे है कि जिस भी चैप्टर के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट नोट्स, कोई फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम्स या ट्रिक्स आप बना लें जो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको कवर करें। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर फोटोसिंथेसिस से अर्ली एक्सपेरिमेंट और फोटोफॉस्फोराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटली एनसीईआरटी से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा चैप्टर है जिससे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 और 3 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। फ्रेंड, जो फोटोसिंथेसिस की एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन दी है उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला है कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह का प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, फिजियो केमिकल प्रोसेस है। तो उसमें हम बोलेंगे ये क्या है, एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है। क्यों है ये भी पूछा जाता है, क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। अब फ्रेंड्स, किसकी ऑक्सीडेशन होती है और किसकी रिडक्शन होती है उसको लर्न करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एंड में ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन भी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो ग्लूकोज बनेगा, मतलब जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, रिडक्शन और वाटर की ऑक्सीडेशन होती है। उसके बाद है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। मीन्स फ्रेंड्स, इसमें जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो एक लिविंग सेल जो कि क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर होते हैं, इसीलिए ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। उसके बाद है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सनलाइट लगती है, जिसमें एनर्जी लगती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के एंड में किस तरह का फूड बनता है। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फूड बनता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या लगता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होंगे। उसके बाद उसमें जो है वो फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंस के 2 पॉइंट भी दिए हैं। एक दिया है कि ये एक प्राइमरी सोर्स है फॉर ऑल फूड ऑन अर्थ, और दूसरा दिया है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है एनसीईआरटी में वो है व्हाट डू वी नो। फ्रेंड्स, जो वहाँ पे टॉपिक दिया है व्हाट डू वी नो, उसमें मेनली 2 एक्सपेरिमेंट की बात की गई है, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट है वेरिकेटेड लीफ और अ लीफ दैट पार्शली कवर्ड विद ब्लैक पेपर। फ्रेंड्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट में जो वेरिकेटेड लीफ लेते हैं फ्रेंड्स, वो हाफ ग्रीन होता है और हाफ जो है वो किसी और कलर का हो सकता है, जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब हम इस लीफ के ऊपर सनलाइट को डालते हैं तो जो इसका ग्रीन पोर्शन है उसमें अगर हम स्टार्च की प्रेजेंस के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं, जो स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, तो वो स्टार्च टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, और जहाँ पर ग्रीन कलर नहीं होता है वहाँ पर स्टार्च टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि वेरिगेटेड लीफ और पार्शली कवर्ड लीफ विद ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट जो है वो किसकी इंपॉर्टेंस को फोटोसिंथेसिस में बताता है, तो आंसर आएगा क्लोरोफिल। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है KOH सोक्ड कॉटन टेस्ट। फ्रेंड्स, ये टेस्ट जो है वो मोल्स ने किया था, इसको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, ये प्रूव किया गया था। फ्रेंड्स, उसने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब ली थी, उसके अंदर उसने कॉटन में KOH लिया था, और वो KOH जो है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्सेंट होगी टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जो जहाँ पे बाहर जो आपका एरिया होगा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। तो उसने क्या किया, एक लीफ लिया, उसको हाफ रखा उसने टेस्ट ट्यूब के अंदर और हाफ रखा टेस्ट ट्यूब के बाहर, फिर उसके ऊपर डाल दी उसने सन रेज।
तो उसने देखा जो लीफ टेस्ट ट्यूब के अंदर था वो स्टार्च टेस्ट के लिए क्या था, नेगेटिव था, और जो लीफ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में था, टेस्ट ट्यूब से बाहर था, वो जो स्टार्च टेस्ट के लिए क्या था, पॉजिटिव। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूव किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि KOH सोक्ड कॉटन टेस्ट जो है वो किसकी प्रेजेंस को असेंशियल बताता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का अर्ली एक्सपेरिमेंट। और अर्ली एक्सपेरिमेंट में जिन एक्सपेरिमेंट की बात हुई है उनमें से पहला है जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट, जो कि बेल जार एक्सपेरिमेंट है। उसमें उसने क्या किया, एक जार में माउस और एक बर्निंग कैंडल को ले लिया, और उसने क्या देखा कि माउस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया और कैंडल जो है वो बुझ गई। फिर उसने क्या किया, उस जार में एक मिंट प्लांट रख दिया, तो उसने देखा कि माउस भी सर्वाइव कर गया और जो कैंडल है वो भी जलती रही। तो उसने कंक्लूज़न निकाला कि प्लांट्स कुछ तो ऐसा छोड़ रहे हैं जिससे जो माउस और कैंडल है वो जल पा रही है और माउस जो है वो सर्वाइव कर पा रहा है। तो उसने बोला कि प्लांट जो है वो रिस्टोर करते हैं एयर, जिसको बाद में ऑक्सीजन बोला गया। तो फ्रेंड्स, इसको लर्न करने का ट्रिक है प्रीस्ट शब्द। प्रीस्ट का मतलब होता है पादरी या पवित्र, मतलब इतना पवित्र कि जो हवाओं का रुख बदल दे या एयर का रुख बदल दे। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकलता है कि प्लांट्स रिस्टोर एयर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव हुआ था, तो ये प्रूव हुआ था कि प्लांट जो है वो एयर को रिस्टोर करते हैं। उसके बाद है इंगन हाउस एक्सपेरिमेंट। इंगन हाउस एक्सपेरिमेंट में फ्रेंड्स इसने क्या किया, एक एक्वाटिक प्लांट लिया हाइड्रिला, और उसने देखा कि ये हाइड्रिला जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस की डे के टाइम पे जो उसके ग्रीन पार्ट हैं वो बबल जो है वो बनाते हैं, वहाँ से बबल बनते हैं, एयर के बबल बनते हैं, पर नाइट टाइम में बबल नहीं निकल रहे थे। तो उसने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके प्रोसेस में सनलाइट जो है वो ज़रूरी है। अब इसको लर्न करने का तरीका है, इन से बना इन और हाउस के एस से बना सन, मतलब इन सन, सनलाइट की एसेंशियलिटी फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है जूलियस वॉन साच। इसने क्या बोला कि जब प्लांट ग्रो करते हैं तो वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन करते हैं जो स्टोर होती है एज ए स्टार्च इन क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो उसको लर्न करने का तरीका है फ्रेंड्स कि साच से जो है वो स्टार्च का की आवाज़ आ रही है, तो मतलब इसने बोला कि प्लांट जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल क्या रखते हैं, स्टार्च को रखते हैं जो क्लोरोफिल में होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है, बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन ने क्या किया फ्रेंड्स, उसने बोला कि जब हम एक ट्राइएंगल से प्रिज्म से जो आपका लाइट है उसको पास करते हैं तो वो स्प्लिट कर जाती है बिब्ग्योर में। और उसने बोला कि जब हम इस लाइट में कोई एरोबिक बैक्टीरिया जैसे एजोबैक्टर है उसको लेते हैं और उसके ऊपर एक प्लांट जो है उसको ग्रो करते हैं, एल्गी उसको ग्रो करते हैं जिसको बोलते हैं क्लैडोफोरा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एंगलमैन ने कौन सी एल्गी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, वो था क्लैडोफोरा। तो उसने बोला कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है जहाँ पे ब्लू लाइट होती है और जहाँ पे रेड लाइट होती है वहाँ पे ज़्यादा एकमुलेट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो रेड और ब्लू लाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मोर इफ़ेक्टिव होती है। तो इसको लर्न करने का तरीका है, एंगल से रखना है आपने ट्राइएंगल। ट्राइएंगल मतलब प्रिज्म, जब उससे लाइट गई तो वो स्प्लिट कर गई बिब्ग्योर में, और ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस मोर इफ़ेक्टिव। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कार्ल लिनस वॉन नील। नील का एक्सपेरिमेंट। नील मीन्स एक नदी थी नील जिसमें क्या था, वाटर। तो इसने क्या बोला कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है उसका सोर्स जो होता है वो वाटर होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो उसको प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स उसने बोला कि जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं
उनमें जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो H2S होता है, और जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो एंड प्रोडक्ट जो है वो सल्फ़र और सल्फेट निकलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पल्पर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के एंड में जो ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, सल्फ़र या सल्फेट। मतलब फ्रेंड्स उसने बोला कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही होती तो इसके एंड में भी पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया जो फूड बनाते हैं उसके एंड में भी ऑक्सीजन निकलती, पर नहीं, यहाँ पे क्या निकला, सल्फर और सल्फेट निकला। तो उसने प्रूव किया कि जो सोर्स ऑफ वाटर होगा वो ऑक्सीजन होगा, वो क्या होगा, वाटर होगा फोटोसिंथेसिस में, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है रोबिन एंड एलन का। इसका ट्रिक है रोबिन का रेडियो। मतलब उसने बोला कि जो ऑक्सीजन है वो H2O से निकलती है फोटोसिंथेसिस में, और उसने ये प्रूव किया था रेडियो आइसोटोप टेक्निक से, और उसके लिए उसने ऑक्सीजनेटेड आइसोटोप का यूज़ किया था। उसके बाद है करेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत सारी केमिकल इक्वेशन दी होती हैं फोटोसिंथेसिस की, उसमें हमने करेक्ट वाली बतानी होती है, जिसमें 6CO2 12H2O और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और 6 वाटर और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। ये भी एनसीईआरटी में दी हुई है। उसके बाद है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इस टॉपिक में एनसीईआरटी में जो बात क्लियर की गई है वो है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये ग्रीन प्लेट्स जैसी स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं थाइलोकॉइड। इनके मेम्ब्रेन जो है इनके अंदर होता है लाइट रिएक्शन, और इनको कलेक्टिवली बोलते हैं ग्रैनम। और जो इनके सेंटर का पोर्शन है थाइलोकॉइड के, उसको बोलते हैं थाइलोकॉइड ल्यूमन। और एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जोड़ने वाली स्ट्रिप्स को बोलते हैं स्टोमन लैमिला। अब फ्रेंड्स जो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो रिएक्शन होते हैं। जो लाइट रिएक्शन है वो दो जगह होता है, एक होता है फ्रेंड्स स्टोमर लैमिली में, और एक लाइट रिएक्शन होता है थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में। जो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन है वो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है, और जो स्टोमर लैमिली में होता है वो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है। डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें फोटोसिस्टम 1 काम करता है, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 1 और 2। फोटोसिस्टम 1 जो है फ्रेंड्स उसको वो 700 नैनोमीटर की लाइट इंटेंसिटी में वर्क करता है, और फोटोसिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट इंटेंसिटी में वर्क करता है। इनको 1 और 2 जो है वो इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे बोला गया है, और इन फोटोसिस्टम को डिस्कवर किया था एमर्सन ने। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में होता है। ये जो जितना भी इसका पोर्शन है क्लोरोप्लास्ट का, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है। फ्रेंड्स जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें ATP, Na, DPH और ऑक्सीजन बनता है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP बनता है। और जो डार्क रिएक्शन है उसमें शुगर और स्टार्च की फॉर्मेशन होती है। जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए कंडीशन है ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी और हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, और जो डार्क रिएक्शन है उसके लिए लो लाइट इंटेंसिटी चाहिए और लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 चाहिए। फ्रेंड्स जो लाइट रिएक्शन है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं क्यों, और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। और जो डार्क रिएक्शन है उसको कार्बन रिएक्शन या बायोसिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें शुगर की सिंथेसिस होती है। फ्रेंड्स डार्क रिएक्शन बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होता है, इसका मतलब ये है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। पर फ्रेंड्स जो भी प्लांट्स लाइट रिएक्शन में बनाता है ATP, Na, DPH, वो रॉ मटेरियल होता है डार्क रिएक्शन के लिए, शुगर बनाने के लिए। इसीलिए डार्क रिएक्शन जो है वो रॉ मटेरियल के लिए लाइट रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। उसको रॉ मटेरियल जो है ATP और Na, DPH का वो कहाँ मिलेगा, लाइट रिएक्शन से मिलेगा।
उसके बाद एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, और उसमें जो मेन पॉइंट है वो है पहला कि ग्रीन लीफ पिगमेंट जो है उसको सेपरेट किया गया पेपर क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से। तो पता चला कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो एक नहीं है, वो अलग अलग हैं। वो है क्लोरोफिल ए जो ब्लू ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल बी जो येलो ग्रीन कलर का होता है, जेंथोफिल जो येलो कलर का होता है, और कैरोटीनॉइड जो येलो टू ऑरेंज कलर का होता है। उनमें से जो क्लोरोफिल ए है वो चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और बाकी जो है वो एसेसरी पिगमेंट होते हैं। और उसमें एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम की भी बात की गई है। जो एब्जॉर्प्शन है फ्रेंड्स, उसमें नाम से ही पता चल रहा है, मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जो लाइट होगी उसकी वेवलेंथ ये होगी। उसमें क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन बताया हुआ है, क्लोरोफिल बी कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो बताया है, और कैरोटीनॉइड कितनी की करता है। तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि जो क्लोरोफिल ए है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। और एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बाद एक्शन होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा और डिफरेंट वेव लेंथ में। मतलब फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम डिफरेंट वेव लेंथ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को बताते हैं, और एक्शन स्पेक्ट्रम में हम डिफरेंट वेव लेंथ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताते हैं। तो जो ये ग्राफ बनाया गया है ये फ्रेंड्स क्लोरोफिल ए का बनाया गया है कि क्लोरोफिल ए जो है उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में ज़्यादा होता है, जो ब्लू और रेड लाइट होती है। और इसको PAR भी बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कितनी होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। PAR पे भी फ्रेंड जो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। जो फंक्शन है एसेसरी पिगमेंट के वो हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए। ये लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को भेजते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ये फंक्शन जो है वो एसेसरी पिगमेंट के हैं। उसके बाद एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है फ्रेंड्स ये लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है। और लाइट रिएक्शन में फ्रेंड्स हमने बात की थी दो चीज़ों की, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। जो लाइट रिएक्शन है उसमें होता है लाइट की एब्जॉर्प्शन, वाटर की स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन का रिलीज और फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH, वो हम आगे देखेंगे कैसे होती है। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है फ्रेंड्स इसको G स्कीम या Z स्कीम भी बोलते हैं ड्यू टू इट्स शेप, क्योंकि इसकी शेप देखो जो वो Z शेप बनेगी। उसके बाद ये रिएक्शन होता कहाँ है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने पहले भी बात की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। अब देखो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें, क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 और 1 दोनों इन्वॉल्व हैं। तो जब इसके ऊपर क्लोरोफिल ए है सेंटर में, उसके ऊपर लाइट पड़ती है, ये साइड पे जितने भी दिए हैं ये एसेसरी पिगमेंट हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को भेजते हैं। वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास जाते हैं। फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोक्यूनिन के पास गए, फिर वो दोनों साइटोक्रोम के पास गए और दोनों जो है वो प्लास्टोसाइनिन के पास गए। इस फ्लो को लर्न करने का तरीका भी फ्रेंड्स P से परिणीति, C से चोपड़ा, मतलब परिणीति ने इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं रखे और उसने किसको भेज दिए, PC को, प्रियंका चोपड़ा को। अब प्रियंका चोपड़ा ने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फोटोसिस्टम 1 को दे दिए। फोटोसिस्टम के सेंटर में भी क्लोरोफिल ए और साइड पे जो है वो एसेसरी पिगमेंट, ये एसेसरी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिस्टम 1 को देंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से भी एक्साइट होंगे। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो ये जो प्रियंका चोपड़ा है वो फेड हो गई, FD फेरेडॉक्सिन, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन करेंगे और NADP से NADPH बना देंगे। फ्रेंड्स हम देखेंगे
कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से चला है, इस साइकिल में वो वापस फोटो सिस्टम 2 के पास नहीं आता है। इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। क्योंकि इसकी शेप जो है वो जेड की तरह बनती है, इसलिए इसको जी स्कीम और जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन वापस फोटो सिस्टम 2 के पास नहीं आता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उसको पूरा करने के लिए वहाँ पे जो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पास हो जाते हैं, H पॉजिटिव आयन निकलता है और ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन जो है वो एयर में चली जाती है और जो H पॉजिटिव आयन है फ्रेंड्स वो थाइलोकॉइड ल्यूमन में एकमुलेट हो जाता है। जो थाइलोकॉइड है उसका जो सेंटर का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं थाइलोकॉइड ल्यूमन। जो वाटर की फोटोलिसिस होती है फ्रेंड्स वो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में होती है और जो H पॉजिटिव आयन की एकमुलेशन होती है वो थाइलोकॉइड ल्यूमन में होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो मेटल आयन लगते हैं वो मैग्नीशियम और क्लोरीन होता है। और फ्रेंड्स इसमें फॉर्मेशन होगी एटीपी की और NADPH की। यहाँ पे एटीपी की और ये NADPH की। NADPH जो है फ्रेंड्स उसकी फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रोमा में है और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फ्रेंड्स ये जो है वो स्टोमल लैमेली में होता है और इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर सेंटर में क्लोरोफिल ए होगा, साइड पे एसेसरी पिगमेंट होंगे। जब वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएंगे और वो चले जाएंगे फेरेडॉक्सिन के पास। फिर फेरेडॉक्सिन से दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए पी के पास, परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा, प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ जाएंगे फोटोसिस्टम 1 के पास। तो यहाँ पर एक एटीपी जो है वो फेरेडॉक्सिन के पास बनेगा और एक एटीपी जो है वो साइटोक्रोम के पास बनेगा। तो फ्रेंड्स क्योंकि इस साइकिल में इलेक्ट्रॉन जो है वो जहाँ से चला वहाँ को वापस आया, इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फ्रेंड्स इसमें सिर्फ फॉर्मेशन होती है एटीपी की, 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं पर इसमें NADPH की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो